सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हो माइजिक चैनल। और आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, पॉलिनोमियल्स। सब जानते हैं कि ये किसका टॉपिक है। ये एक 10th का टॉपिक है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, ओके, ये है हमारा टॉपिक। मजा आएगा आज की इस वीडियो में 10वीं का, क्योंकि टॉपिक है। फाइनली मैं आ चुका हूँ 10वीं में वापस। चलो, तो वीडियो सब ठीक ठाक चल रही है। ओके, अरे 1 मिनट हो भी गया। फोकस क्यों नहीं हो? फोकस हो। हाँ, अब हुआ फोकस। ओके जी, अच्छा ऐसा ही है ये। चलो कोई नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स और जानेंगे कि 10th में आखिर पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसमें क्या क्या अजीब व गरीब चीज़ें दी गई है, ठीक है ना। चलिए जी, शुरू करते हैं जी, मज़ा आएगा। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो पॉलिनोमियल है ये होता क्या है, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप सब लोग कि हाँ, सही मार्कर है हाथ में। Polynomial is an expression which contains variable terms, constants and exponents। जी हाँ, ये होता है पॉलिनोमियल। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉलिनोमियल एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स आते हैं, जिसमें टर्म्स आते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट्स आते हैं और जिसमें एक्सपोनेंट आते हों, वो उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैं ले सकता हूँ 3x² प्लस 2x-1 = 0। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, एक एक्सपोनेंट है और कांस्टेंट है और टर्म है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल में आगे आता है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? इसी में समझा देता हूँ डिग्री क्या होता है। तो कोई भी एक इक्वेशन, जैसे कि ये इक्वेशन होगा, तो इसमें जो वेरिएबल है, यानी इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या, इस इक्वेशन में वेरिएबल x है, तो जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे डिग्री कहा जाता है पॉलिनोमियल में। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 है यही आपका डिग्री है। जी बिल्कुल। तो हाईएस्ट डिग्री कहाँ तक जा सकती है पॉलिनोमियल में? इनफाइनाइट। जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, x⁻236, ऐसे कुछ भी, ऐसे मतलब जितना चाहे उतना बढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बारी आती है डिग्री की, मतलब किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना, अगर 1 डिग्री हो, इसको पहले पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। ओके जी, चलो जी, बताइए जी डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है आखिर। तो जैसा कि अगर मैं सपोज करता हूँ x+1 = 0, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है और जिसका भी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसका मतलब इसका डिग्री 1 है। और डिग्री 1 के जो पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं x² प्लस 2x प्लस
1 इज इक्वल टू 0, जिसका पावर 2 होता है यानी जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम सबने सुना होगा, कुछ कुछ ही बहुत मतलब जो एकदम लोअर क्लासेस में उन लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन बाकी 9वीं वाले भी सुने होंगे, 10वीं वाले भी सुने होंगे, 11वीं वाले तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एक्स क्यूब, अगर ऐसा हो तो उसे कहा जाता है क्यूबिक, और हमें बस यहाँ तक ही पढ़ना है। इसके आगे 4 आता है, 5 आता है जिसे कहा जाता है क्वांटिक, फिर पेंटिक, ऐसे ऐसे आता है, तो अभी उतना डीप में हमें नहीं जाना है, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब बारी आती है आगे की। अब लेकिन पॉलिनोमियल में एक चीज बताना भूल गया, हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हर चीज का जनरल फॉर्म होता है, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनता है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। वही बात कीजिए क्यूबिक इक्वेशन की, तो क्यूबिक होता है ax³, ये दोनों ए अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अभी तो अलग ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये पूरा अलग इक्वेशन मान लो, प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्यूबिक। अब हमें यही पूरा का पूरा पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप अगर बुक खोलेंगे एनसीईआरटी की तो आगे लिखा आएगा जीरोस। सो व्हाट आर दी जीरोस? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में x की आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। और हमेशा याद रखना इसकी हमेशा 2 वैल्यू आती है, कोई कोई की एक ही आती है लेकिन 2 बार आ जाती है, वो बात अलग है, लेकिन इसकी हमेशा 2 वैल्यू आती है। तो वो जो 2 वैल्यू है उसे हम कहते हैं रूट या फिर जीरोस ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि इसका होगा -1 एंड -1 दोनों सेम आ गए, लेकिन का बहुत बार अलग अलग आते हैं, बहुत मुश्किल से ही सेम पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें निकालना है। अब इन्हें जो रूट्स कहते हैं और जीरोस कहते हैं, एक्स की जो वैल्यू होती है सिंपली उसको ये कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना आगे आता है ग्राफ। कि भाई लीनियर का तो हमें ग्राफ बनाना आता है, 9th में पढ़ा होगा सब लोगों ने कि लीनियर का कैसे ग्राफ बनाया जाता है, याद है कि नहीं। लीनियर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई अगर लीनियर एक है, यहाँ पे हम लोग मानते थे कि x इज इक्वल टू मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू -1 तो उसका कुछ यहाँ आएगा और यही हो गया हमारा ग्राफ। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ, अगर मैं आपसे पूछूं आप इसका ग्राफ बना सकते हैं तो आपका जवाब हाँ आना चाहिए, लेकिन इसका दोनों के दोनों जीरो सेम है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना सबसे पहले वाला इक्वेशन लेते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये लैम्बडा नहीं है, x है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आएगी 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी बताता हूँ ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 3x कॉमन, x माइनस x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आई, जैसा कि मैंने आपको कहा था x की 2 वैल्यू आई, चाहे तो आप रख के देख सकते हैं, आंसर 0 ही आएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा, चाहे तो आप ये दोनों वैल्यू इसकी रख के देख सकते हैं। चलो ओके, x इज इक्वल टू -1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1/3 कहाँ पड़ेगा, कुछ यहाँ पड़ेगा, है कि नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x की वैल्यू 0 रखने पे जो हमारा इक्वेशन है वो बन रहा है -1, है कि नहीं। यानी हम इसको y के बराबर सपोज करते हैं कि भाई ये जो है y के बराबर है,
जीरो हम बाद में मानते हैं, लेकिन पहले हम ये मानते हैं हाँ भाई ये जो इक्वेशन है y के बराबर है, तो ये जो है y हुआ, या फिर फंक्शन ऑफ x, p ऑफ x, g ऑफ x, जो आपको बोलना है बोलिए, मैं तो इसको y मान रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 कुछ इस जगह पे पड़ेगी, है कि नहीं। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाने की बारी है, तो ये तीनों पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोई नहीं मिलेगा, ये तीनों पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसे ये क्या होता है भाई, ये है पैराबोला अपवर्ड्स। जी हाँ, ऐसे अगर कोई भी शेप बन जाए ऐसे करके, तो इसे बोलेंगे पैराबोला। और ये पैराबोला जो है ये ऊपर की साइड खुला हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पैराबोला अपवर्ड्स। जी हाँ, अगर कुछ इस तरीके से रहा तो हम इसको बोलेंगे अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, पैराबोला अपवर्ड्स। और कुछ इस तरीके से रहा तो हम इसको बोलेंगे डाउन वर्ड्स। चाहे तो आप अपने बुक निकाल के देख सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा होगा ये दोनों वर्ड। जी हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो है आता है पॉलिनोमियल में, कि भाई पैराबोला अपवर्ड्स, पैराबोला डाउनवर्ड्स। ओके जी, तो अब आप निकाल लेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन दो आप उसकी पहले x की वैल्यू निकालिए, एक बार x को 0 रखिए, और फिर आपका या फिर ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। और क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला तो जरूर ही बनेगा, जी हाँ जरूर बनेगा। चलो आगे जाते हैं। अब बात आती है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस की। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस। तो यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, आप सबने ग्रीक अल्फाबेट पढ़ा होगा, वहां पे दो वर्ड आते हैं विच इज नथिंग बट अल्फा एंड बीटा। यहाँ मैं x की वैल्यू को अल्फा मान रहा हूं और दूसरे वाले x की वैल्यू को, यानी वही x की वैल्यू लेकिन जो दूसरी वैल्यू है उसको मैं बीटा मान रहा हूं। तो आप किसी को भी चाहे तो अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी चाहे तो बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे जो रिलेशनशिप है वो कहते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जी हाँ, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ अल्फा क्या है, यहाँ अल्फा है -1। ओके जी, -1। बीटा क्या है 1/3। आप अल्फा अल्फा इसको भी ले सकते हैं, बीटा इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इक्वल टू, आपको क्या वो जनरल फॉर्म याद है, ax² + bx + c = 0। क्या ये उस तरीके से ही नहीं लग रहा है, जहाँ पे a हमारा 3 है, b हमारा 2 है, c हमारा -1 है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पे b क्या दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है 2। ओके, 2 लिख देते, लेकिन यहाँ एक माइनस है, गौर कीजिएगा। और a क्या है, a जो होता है वो x² या फिर वेरिएबल का जो स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट होता है, तो 3। बहुत बढ़िया। चलो, अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो यहाँ आ जाएगा -3 + 1/3। बाकी तो आप जानते हैं कि भाई दोनों वैल्यू सेम आ गई। जी हाँ, ये हो गई हमारी पहली रिलेशनशिप सेटिस्फाई। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशनशिप की, क्योंकि हमें यहाँ पे दो रिलेशनशिप दिया होता है, जिन दोनों को हमें क्या कहते हैं उसे, हाँ सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपके एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज 1.1 नहीं 2.2 या फिर 2.2, हाँ 2.2 में ही दिया रहेगा कि भाई इनका जीरोस निकालो और उनको सेटिस्फाई करो। ओके, चलो दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a के बराबर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a के बराबर c/a। अल्फा बीटा क्या है, -1 × 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3, है कि नहीं। ठीक है, फिर वहां पे भी आप देख सकते हैं c जो है वो -1 है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्लस आता है, अगर आपको याद होगा तो +c, लेकिन यहाँ माइनस है, यानी हमें पूरे के पूरे c को -1 कंसीडर करना पड़ेगा। और जब हम उसको -1 लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और नीचे आएगा a यानी 3 और -1/3 = -1/3। चलो भाई, तुमने इतना तो बता दिया कि कैसे निकाल करते हैं, कैसे इसको सेटिस्फाई किया जाता है, लेकिन ये तो बता दो कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है, यानी जीरोस कैसे निकाला जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कदम की ओर।
ठीक है, ये सब 10वीं वाले जो है वो नोट कर लीजिएगा। तो अगला कदम है कि भाई फैक्टराइज आके किया कैसे जाता है। मैं वापस वही वाला इक्वेशन लेना चाहूँगा, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लूँ कि थोड़ा आसान वाला लूँ, पहले आसान वाला लेते हैं, फिर थोड़ा हार्ड लेंगे, तब मज़ा आएगा। क्योंकि पहले ही जब समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब भाई इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। आपको यहाँ c क्या दिख रहा है? c 1 कुछ नहीं है तो 1 a। सबसे पहले आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी 1 1 जा 1। अब आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना सबको आता है। 1 का फैक्टर क्या होगा? एक ही फैक्टर होता है 1 इंटू 1, बाकी तो और कुछ होता नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि भाई ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको प्लस या माइनस करने पे x का कोफिशिएंट यानी सिर्फ वेरिएबल का कोफिशिएंट आ रहा है। तो यहाँ पे तो भाई 1 + 1 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? x² प्लस x यानी 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें इसको फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 1 इंटू 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। हम इसको ब्रेक कर देंगे, जिसे कहा जाता है, हम इसको ब्रेक कर देंगे। ओके, चलो अब यहाँ इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x प्लस 1। कॉमन लेना तो सबको आता ही होगा, इसको चाहे तो अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस यही आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। प्लस यहाँ तो 1 कॉमन आ रहा है, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 ही लेंगे। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ये जो दोनों ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा ये दोनों सेम ही आने चाहिए, तभी हमारा जो ये है वो सही होगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसको कॉमन ले लूंगा। और कॉमन अगर मैं लूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 1, है कि नहीं? ओके जी, चलो जी। अब पहले मैं सपोज करूंगा इस वाले को 0, फिर मैं सपोज करूंगा इस वाले को 0, यानी x प्लस 1 पहले मैं इसको ले रहा हूँ, फिर x प्लस 1 इसको 0 मान रहा हूँ, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ गया -1, यहाँ से भी x बराबर आ गया -1। दोनों वैल्यू सेम आ गई। बहुत बहुत रेयर केस होता है कि दोनों वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि x² प्लस 2x प्लस 1 जो है, ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल देखा होगा। ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -1। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि ये हर जगह नहीं लगता है। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत रेयर केस में जो एग्जामिनर है या फिर जो पेपर से सेट करने वाला है वो ऐसे क्वेश्चन देता है। ओके, तो x की वैल्यू आ गई -1 एंड -1। अब हमें रिलेशन सेटिस्फाई करना है। ठीक है, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, तो -1 इज इक्वल टू -b/a। b क्या है? b 2 है, और a क्या है? a 1 है। यानी पहले से एक माइनस आता है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, अपॉन 1 आ जाएगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। -1 -2 इज इक्वल टू -1। वेल डन, हमारा आंसर जो है सही अभी तक नहीं है, कंफर्म नहीं कि हमारा आंसर सही है। अब कंफर्म होगा जब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो बराबर होता है c/a के। यहाँ c आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि c जो है वो 1 है, a जो है वो भी 1 है, और b दोनों के दोनों प्लस में है, और यहाँ दोनों के दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, और ये भी बराबर आ जाएगा 1 के। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, अगर ये वेरिफिकेशन हो गया तो। अगर आपने एग्ज़ाम में आके ये वेरिफिकेशन कर दिया तो एग्जामिनर यूं ही मार्क्स दे देगा। अगर आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो वो जो है
देखेगा एक बार कि हाँ भाई आंसर एक बार देख लेता हूँ कि सही है कि नहीं। लेकिन अगर आपने इतना कर दिया तो एग्जामिनर बस ये देखेगा कि भाई इक्वल टू आ रहा है, वो तुरंत राइट मार्क के मार्क्स दे देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब आगे आता है, आगे नहीं पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओके चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं मैथ की बुक से। ठीक है, तो मैथ की बुक से जो क्वेश्चन है वो है 4t² 4t² माइनस t प्लस 4। नहीं 4 नहीं है यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला इक्वेशन अभी तो नहीं चलेगा, कोई और इक्वेशन अच्छा खासा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, यानी आपके लिए तो एक सेकंड के बराबर है। अभी मैं मैथ की बुक लेके क्वेश्चन लेके आता हूँ बहुत अच्छा सा। ओके ओके, 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ये इतनी दूर तक आए हैं आप वीडियो देखने, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा कृपया करके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो हमें क्वेश्चन मिल चुका है। क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है जी। चलिए जी, ओके सबसे पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं है। चलो तो 8 के फैक्टर निकालते हैं। 8 का फैक्टर 1 इंटू 8 होगा, फिर 2 इंटू 4 होगा, फिर 3 से डिवाइड होता है नहीं 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है लेकिन 2 तो वापस आ जाएगा, कोई नहीं। चलो अब हमें देखना है इन लोगों से किसको प्लस माइनस करने पे 2 आ रहा है। तो 8 प्लस अगर मैं 1 करूंगा तो आएगा, यानी अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो आएगा 9, माइनस करूंगा तो आएगा 7, यहाँ मैं प्लस करूंगा तो आएगा 6, लेकिन माइनस करने पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी मजे मिल गया हमें फैक्टर, कौन सा फैक्टर लगाना है। चलो x², फिर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। भाई तुम तो माइनस 2x प्लस 4x भी लिख सकते थे, लेकिन तुमने माइनस 4x प्लस 2x क्यों लिखा, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर है वो माइनस में है, यानी माइनस 2x है, इसलिए हमें बड़े नंबर को माइनस में रखना पड़ा, यानी नेगेटिव में रखना पड़ा, तभी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके जी, चलिए जी, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x माइनस 4 बचेगा। जैसा कि मैंने कहा था ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही आते हैं और सेम आने भी चाहिए। ठीक है, चलो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा फैक्टर x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हियर कम्स x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2, है कि नहीं, है ना। हाँ जी, ओके बिल्कुल सही। तो ये आ गया हमारे x की वैल्यू, जिसे हम मानते हैं अल्फा बीटा। ओके चलो, अब अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लगा के सॉल्व करूं तो अल्फा है हमारा 4 माइनस 2 हो जाएगा, जो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर माइनस बी, यानी बी है हमारा यहाँ पे -2 गौर से सुनिएगा, -2 और वहाँ एक पहले से माइनस रहता है, यानी 2 माइनस, ठीक है। और ए तो हमारा 1 है तो उससे कोई मतलब है नहीं, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होके भी 2 हो जाएगा। हमारा प्लस वाला जो वेरिफिकेशन है वो सही आ चुका है, इसका मतलब आंसर जो है वो सही है, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करने के लिए अल्फा इंटू बीटा भी करेंगे। अल्फा है हमारा 4 और बीटा है -2, मल्टीप्लाई में जो बराबर होता है c अपॉन ए के, यहाँ c है -8 तो -8, तो विच इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -8। जी हाँ भाई लोग, हमारा आंसर सही है, तभी तो यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब आप अपना एनसीईआरटी उठाइए 10वीं का और उसमें से सॉल्व करने लग जाइए सारे क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें सबको डाउट आता है कि भाई ये वाला कैसे होगा, तो मैं भी वो बता ही देता हूँ कि भाई कैसे होगा वो वाला क्वेश्चन। चलो जी, वो बच्चों का दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे पूछते हैं
कि भाई मतलब जब मैं 10वीं में था तो मेरे भी दोस्त लोग पूछते थे भाई इसको कैसे करेंगे कैसे करेंगे, मैं उनको बोलता था अरे नालायको, थोड़ी शर्म रखो, इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। टी स्क्वायर बराबर मैं 15 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू स्क्वायर वहाँ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा √15। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होगी कि रूट से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई √4 की वैल्यू क्या होगी, तो ये दो वैल्यू हो सकती है, 2 × 2 या फिर -2 × -2, ठीक है। इसकी दो वैल्यू हो सकती है, वैसे ही इसकी भी वैल्यू होगी तो ये भी प्लस माइनस में आएगा। बस हो गया आपका आंसर, यही है, ठीक है। तो मेरे दोस्त लोग जो है मेरा दिमाग खा लेते थे, भाई इसको बता दे कैसे होगा, सीख लो भाई तुम भी अब, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें मेरे दोस्त लोग मेरा दिमाग वापस से खाना शुरू कर देते थे। अच्छी बात है, बाहर किसी की शादी हो रही है, बारात जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन है, मतलब वो वाला जो क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u = 0। ये है वो क्वेश्चन। ओके जी, चलो जी अभी जा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से 4u अगर मैं कॉमन ले लूँ, 4u मुझे साफ साफ यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, u + 2 बचेगा = 0, ठीक है। अब आपको यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैक्टर पहले से ही बन चुका है 4u और u + 2, क्योंकि हमें 2 चाहिए था और यहाँ पे 2 बन चुका है। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे रखूँगा 4u = 0 and u + 2 = 0। Here come u = 0 and u = -2। वेरिफिकेशन भी चाहे तो आप कर सकते हैं, 0 × 2 -2 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और यहाँ c तो है नहीं तो c को हम 0 सपोज कर लेंगे, और सपोज क्या करेंगे, 0 है ही वो, तो वो भी 0 आ जाएगा। फिर बात की जाए -b/a की, तो -8/4 रखेंगे तो आंसर आएगा -2, और इसको भी प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -2। ओके जी, चलो आगे देखते हैं। इतना हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 2 जीरोस है, जैसे कि मैं जीरोस ले लेता हूं अभी वाला ही जो है 0, -2। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस नहीं बना रहे, हम जीरोस से लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो इसके 2 तरीके होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी चाहे वेरिएबल मान सकते हैं, A B C D कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई इसको x ही मानना है तो आपको x ही मानना है, नहीं तो आप चाहे तो उसको A B C D कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ x = 0, x = -2, ठीक है। फैक्टर आप लोग को याद होगा, एक तरफ x आता है, मतलब एक तरफ ये वाला आता है और दूसरी तरफ ये आता है जो है x + 2, इसको हम लोग 0 मानते हैं। अब मैं अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा x² + 2x = 0। जी हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी देखा था। ला भाई क्या बात करते हो यार, वो तो कुछ इस तरीके से था ना, 4u² + 8u, यही था ना, हाँ यही था। अरे मेरे महान लोगों, क्या बोलूँ अब मैं। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 नहीं 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा u² + 2u = 0, क्योंकि 4 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। आया ना इक्वेशन, समझे कैसे आया भाई। अगर इससे इसकी वजह से उसने मार्क्स काटा तो नहीं काटेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे वो समझ गए होंगे, बाकी के लोग नहीं समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डस्टर अलग गिर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जीरोस बताओ, मतलब इक्वेशन बताओ जो यस है √2, 2। अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो क्यूबिक में चला जाएगा उस तरीके से, लेकिन हम क्यूबिक में नहीं जाने देंगे ना, हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं और चाहे तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जो है x² - α + बीटा × x + अल्फा × बीटा। आपके बुक में यहाँ पे के लिखा होगा, उस के को मत देखिए, के को नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, अपने आप वो आ ही जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 + 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो आ जाएगा 2√2। और ऐसे मत दिखिए, यही है आपका इक्वेशन। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप चाहे तो पिछले वाले जीरोस को भी उठा के वापस कर सकते हैं। चलिए कर ही देते हैं, 0, यही आया था ना इसका जीरोस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 -2 यानी -2x प्लस 0 इंटू -2 जो कि हो जाएगा 0 = 0। यहाँ से आया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x = 0। आया कि नहीं वो इक्वेशन, ये वो महान फॉर्मूला है। नोट डाउन कर लीजिए 10वीं वाले इस फॉर्मूले को, और जिनको आता है उनकी बात अलग है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे पहुंचेंगे तो आप में आएगा कि भाई क्यूबिक इक्वेशन का कुछ आपको रूट दिया रहेगा कि क्यूबिक इक्वेशन का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उनको अभी नहीं देखेंगे, देख ही लेते, चलिए कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का आपको कुछ इस तरीके से लिखा होगा। आप जानते हैं कि अल्फा बीटा हम लोग मानते हैं, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में जो है 3 जीरोस आ जाते हैं, तो वहां से इसलिए हम लोग मानते हैं अल्फा बीटा गामा, हम 3 जीरोस मानते हैं। ठीक है, हम 3 जीरोस मानते हैं। 31 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहुत लंबी वीडियो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो जो है जीरोस वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = c/a एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -b/a। ठीक है, ये है वो 3 रिलेशनशिप आपके क्यूबिक इक्वेशन के। अभी क्यूबिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अभी चलते हैं आगे। आगे आता है आपका डिवाइड वाला, जो नई वाली एनसीईआरटी से हट चुका है, पता नहीं क्यों हटाया। बहुत जरूरी चीज थी भाई, वो 11th में आए हैं हम लोग, हमें पता है कि हाँ भाई कैसे हो रहा है। वहाँ पे 1000 डिवाइड आ जाते हैं, इसको इससे डिवाइड करो, उसको वो डिवाइड होता है, ऐसे ही डिवाइड होते जाता है। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है ये। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है डिवाइड वाले को हटा के, इसीलिए मैं करवाऊंगा वो डिवाइड वाला। चलो आगे चलते हैं डिवाइड वाले में। डिवाइड में क्या होता है, आपको सिंपली कोई भी 2 इक्वेशन दे देते हैं, जैसे कि x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x + 1 से। आपको ऐसा एक इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे भाई इसको डिवाइड करके बताओ, और हमें बताओ कि p(x) क्या है, q(x) क्या है, r(x) क्या है, ये सब पूछेंगे। ठीक है, तो वो सब हमें नहीं देखना है, हमें सिंपली देखना है डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। वो सब q(x) r(x) रखने से कोई वो नहीं होगा, आपको सिंपली डिवाइजर डिविडेंड ये सब ही देखना है। चलो डिवाइड में आ जाते हैं कि डिवाइड आखिर किया कैसे जाता है। ओके, तो ये एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे जो है वही नीचे आना चाहिए, यानी यहाँ पे x³ है, यहाँ x है, तो यहाँ कितने की कमी पड़ रही है, यहाँ कमी पड़ रही है x² की, तो हम ऊपर लिखेंगे x² और x² x³ ये पहला वाला हमेशा सेम आना चाहिए था, यही बता रहा था मैं कि पहला वाला हमेशा सेम आना चाहिए। अब ठीक है, तो फिर हम 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x² और आपको पता होगा कि डिवाइड करते समय पहले से एक माइनस वहां रहता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2 4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 4 आता है, तो यहाँ पे पहले से एक माइनस रहता है, तो माइनस को भी हम कंसीडर कर लेंगे, जहां से ये खत्म हो जाएगा। और ये जो है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस पे गौर मत कीजिएगा, ये अभी माइनस में है। ठीक है, ये अभी माइनस में है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2x² प्लस 4x प्लस 2। ओके जी, चलो अब पहला वाला को हमें सेम लाना है, तो यहाँ पे कितने की कमी पड़ रही है, यहाँ कमी पड़ रही है 2x की, बहुत बढ़िया, यहाँ कमी पड़ रही है 2x की। तो अगर मैं यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस ये कट गया, ये हो गया 2x प्लस 2। ओहो,
भाई ये सही है, मैं अंदाजे में क्वेश्चन लिखा था और ये तो पूरा फैक्टर ही, मतलब पूरा रिमाइंडर ही जीरो कर दिया इसने, बहुत सही। ओके जी, चलो अब अगर मैं इसको रखूं तो वैल्यू आएगी 2x+2, ये दोनों के दोनों माइनस में हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0। बट देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं भी हैरान हो गया भाई, ऐसे अंदाजे में लिखा था रिमाइंडर 0 आ गया। क्यों भाई रिमाइंडर 0 नहीं आता? अरे नहीं आता भाई, बहुत मुश्किल से आता है, बहुत रेयर केस है कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, और ये तुक्के में हो गया, यानी किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, वीडियो बहुत ऊपर जाएगी ये वाली। चलो अब बचपन में सबने पढ़ा होगा, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, जिसे यहाँ पे आके पी ऑफ एक्स बोल देते हैं, इसको जी ऑफ एक्स बोल देते हैं, इसको क्यू एफ एक्स बोल देते हैं, इसको आर एफ एक्स बोल देते हैं। वो सब हमें नहीं करना है भाई, हम अपना पुराना नियम याद रखेंगे भाई, ये है। और आप अगर वहाँ पे जाके ऐसा लिखा होगा बट पी ऑफ एक्स फाइंड करो, जी ऑफ एक्स फाइंड करो, आर ऑफ एक्स फाइंड करो, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि भाई ये है पी ऑफ एक्स, ये है क्यू ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स, सॉरी क्यू ऑफ एक्स नहीं, ये वाला है जी ऑफ एक्स, ये वाला है क्यू ऑफ एक्स, ये वाला है आर ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, और ये जो पी है ये ब्रैकेट के बाहर रहता है, थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, ओके जी। अब एक अच्छा खासा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी में से, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं, मेरे पास पुराने वाली एनसीईआरटी है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ मैं, कि भाई हर चीज़ देख लेता हूँ कहाँ पे क्या डिवाइड है, कहाँ क्या नहीं है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन मिला है मुझे, बहुत अच्छा खासा। ओके, क्वेश्चन है 3x³ नहीं 3x³ नहीं, x³ माइनस 3x² लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, यही है ना क्वेश्चन? जी हाँ यही है, और जी ऑफ एक्स में है x² माइनस 2, क्या यही है? हाँ बिल्कुल सही है, यही है क्वेश्चन। ओके, अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आएगी, अभी देखते हैं क्या आती है। ओके, तो यहाँ पे पहले वाला हमेशा सेम आना चाहिए। किसकी कमी पड़ी है? हमें कमी पड़ी है एक्स। ओके जी, हजार परिस्थितियों के बाद मैं वापस आया हूँ वीडियो पे, पूरा समझा दिया था मैंने। ठीक है, चलो जी, तो मैं बार कह रहा था कि यहाँ x³ है, वहाँ x² है, तो अरे हाँ, तो यहाँ x³ है और यहाँ x² है, तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है x की। तो हम लोगों ने x तो ले लिया, x लिया तो वहाँ पे x³ आ गया, माइनस 2x आ गया, और फिर माइनस करके हमने x³ x को हटा दिया। लेकिन बात आती है अब कि भाई यहाँ 3x² है, यहाँ 2x है, ये कैसे होगा? तो 3x² को तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे माइनस 3x² को। लेकिन अब यहाँ 2x है, यहाँ 5x, और जब 5x नीचे आएगा तो ये 2x के साथ प्लस हो जाएगा और प्लस 7x बनाएगा, और फिर ये 3 भी तो नीचे आएगा। और जब मैंने इसको इस पर मल्टीप्लाई किया, यानी लास्ट वाला जब मैं लिया 3x² की जरूरत थी, तो 3x² जब मैंने बनाया -3 लेके, तो यहाँ ये रिमाइंडर बचा और ये क्वेश्चन बचा। अब बाकी अब एनसीईआरटी का सारे वो लगा लीजिए, बहुत आसान ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, बहुत आसान है। और हमेशा ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला हर जगह, हर क्लास, हर चीज़ में काम आता है। मतलब हर चीज़ में तो नहीं, लेकिन काम आता है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। जो होता है जी ऑफ एक्स, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient into plus remainder। ठीक है,
ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना, ये हर जगह काम आता है, क्योंकि एक्सरसाइज में आगे ऐसा एक क्वेश्चन है कि आपको ये दिया है तो आपको ये फाइंड करना है। चलो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। अगला वीडियो शायद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ के ऊपर वीडियो होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड BYE। याद है ना सबको, सबको याद है क्या करने वाला हूँ मैं। बाय। सो बाय।